यूपी के लोग इतने लंबे लंबे पावर कट क्यों बर्दाश्त करें? अगर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिल सकती है तो यूपी में लोगों को मुफ्त बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए? नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में जहां बीजेपी अभी से मेहनत में लगी है तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अब विधानसभा चुनावों में लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद प्रदेश की सियासी हवा गर्म हो चुकी है। इसी पर देखिए विशेष रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर एक बड़े ऐलान के साथ उत्तर प्रदेश की सियासी हवा का रुख मोड़ने की कोशिश की है। केजरीवाल ने ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरेगी। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने इस ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश की बदहाल व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए हैं। केजरीवाल ने कहा कि जब दिल्ली में मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली और अच्छे स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकती हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। कि अगर दिल्ली के संगम विहार में मोहल्ला क्लिनिक बन सकता है तो क्या लखनऊ के गोमती नगर में मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाया जा सकता? अगर दिल्ली के सरकारी अस्पताल देश के सबसे बेहतरीन अस्पताल बन सकते हैं तो यूपी के सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी खराब क्यों है? अगर दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिल सकती है तो यूपी के लोग इतने लंबे लंबे पावर कट क्यों बर्दाश्त करें? अगर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिल सकती है तो यूपी में लोगों को मुफ्त बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए? यूपी के लोगों के इतने ज्यादा बिल क्यों आ? आज हर यूपी निवासी एक ईमानदार और साफ नीयत वाली सरकार चाहता है जो केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है। इसलिए आम आदमी पार्टी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। आम आदमी पार्टी ने इससे पहले उत्तराखंड की सभी 70 सीटों पर भी उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था और अब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात कह के पार्टी ने अपना उत्साह दिखाने की कोशिश की है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से बाहर का रुख किया हो। मगर जब भी आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर जाने की कोशिश में जुटती है, वैसे ही पार्टी को मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने केजरीवाल के ऐलान पर तंज कसा है और कहा कि आम आदमी पार्टी मुंगेरी लाल के सपने देख रही है। इतना ही नहीं, मौर्य लगातार अखिलेश यादव पर भी निशाना साध रहे हैं। अखिलेश यादव जी ये जान लें कि अगर बिहार में जंगल राज नहीं आया तो यूपी में पुनः गुंडा राज वापस नहीं आएगा। अखिलेश यादव जी ये जान लें कि अगर बिहार में जंगल राज नहीं आया तो यूपी में पुनः गुंडा राज वापस नहीं आएगा। अब ऐसे में गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन ने भी केजरीवाल पर हमला बोला है और कहा कि गोरखपुर में सब कुछ बन चुका है। इतना ही नहीं, रवि किशन ने केजरीवाल के बयान को किसी बालक का बयान करार दिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी विधानसभा चुनावों की रणनीति को तैयार करने में जुटे हैं। जहां अखिलेश यादव लगातार किसानों के मामले को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव ने छोटे दलों से संपर्क साधना अब और तेज कर दिया है। समाजवादी पार्टी छोटे दलों के साथ गठबंधन करेगी, बड़े दलों से अनुभव ठीक नहीं रहा। समाजवादी पार्टी किसान, नौजवान, व्यापारी, महिलाओं को लेकर साथ चलने जा रही है। कौन सा गठबंधन कहां हो रहा है, सवाल वो नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाली चाहती है। आप याद कीजिए, अगर आप हाईवे नहीं बनाओगे, अस्पताल नहीं बनाओगे, आज कोविड में कौन काम आया? वही एम्बुलेंस काम आई जो समाजवादी पार्टी की देन थी, वो अस्पताल काम आए जो समाजवादी पार्टी ने बनाया। अब उत्तर प्रदेश में इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद रोचक होता नजर आ रहा है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी बाकी दलों को पटखनी दे पाएगी या फिर बाकी राज्यों की तरह यहाँ भी मात खाएगी, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। लेकिन ये सच है कि जब जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से बाहर जाने की कोशिश की, तब तब पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अवधेश उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोनलाइन के माध्यम से। अवधेश जी, सबसे पहले तो आप ही से जानने की हम कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एंट्री की है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले, आपकी पार्टी इसको किस तरीके से देख रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं, वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और झूठे वादों के इस समय चैंपियन बन चुके हैं। और सपना देखना गलत नहीं है, जो लोग सपना देख रहे हैं
मैं एक बात बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश में ये टक्कर तो देंगे आम आदमी पार्टी वाले, लेकिन किंतु बीजेपी को नहीं, बल्कि ये कांग्रेस को, और दोनों में इस बात की टक्कर होगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर किसकी जमानत जब्त होगी, ये मैं बताना चाहूंगा आपको। तेज जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से, वैभव महेश्वरी। आपका स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। वैभव जी, आपने ऐलान किया है, बड़ा ऐलान किया है उत्तर प्रदेश में, आखिरकार क्या रणनीति तैयार की गई है कि उत्तर प्रदेश में पैर जमाने की कोशिश आपकी पार्टी कर रही है? देखिए, उत्तर प्रदेश में पॉलिटिक्स के लिए आम आदमी पार्टी की सिर्फ एक रणनीति है जी, कि पिछले 50-60 सालों से जिन मुद्दों को उत्तर प्रदेश में सिर्फ जिनकी चर्चा तक नहीं की गई, उन मुद्दों को मुख्य धारा में लेकर आना। जी, जैसे कि आपको पता है, आम आदमी पार्टी बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति करती है और सबको समान भाव से ये उपलब्ध कराती है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ जाति, धर्म, अपराध, गुंडागर्दी और इस तरह की चीजों में उत्तर प्रदेश जकड़ा हुआ है। यहाँ के लोग बहुत ही शिद्दत के साथ में एक पॉलिटिकल ऑप्शन चाहते हैं जो उनकी बेसिक जरूरतों को पूरा कर सके। तो उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी को वो खुले दिल से अपनाएंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। चलिए, आप वैभव जी अपने आप को उम्मीदवार बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को एक उम्मीद की तरीके से जनता वहां देखेगी, लेकिन बीजेपी का कहना है कि मुंगेरी लाल के सपने देखे जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। ये इन्होंने वहां तब भी कहा था जब इन्होंने मुद्दों के ऊपर शाहीन बाग को थोपने की कोशिश करी थी। जी, ये इन्होंने तब भी कहा था जब मुद्दों के ऊपर इन्होंने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करी थी, और ये कहा था कि आम आदमी पार्टी को वोट दोगे तो पाकिस्तान जीत जाएगा, लोग घरों में घुस जाएंगे। तो ये इनकी आदत है, ये इनकी आदत है, बहुत बौखलाहट है, क्योंकि दिल्ली के परिणाम पता है। 2 बार इनको किस तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और उत्तर प्रदेश में इनके कुशासन का आलम यह है कि बहन बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल है, बिजली के बिलों से जनता त्राहिमाम लेकिन कर रही है। वैभव जी, लगभग ऐसी ही हालत आपकी पंजाब में हुई, ऐसी ही हालत आपकी हरियाणा में हुई, जिसको लेकर आप बीजेपी पर तंज कस रहे हैं। हरियाणा में भी आपकी हालत ऐसी ही हुई? पंजाब में तो देखिए कोई बीजेपी का नामो निशान था नहीं, वहां पर मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी बनी, 0 सीट थी, 22 सीट आई, आज मुख्य विपक्षी दल है जी। तो ये बहुत बड़ी सफलता है एक छोटी पार्टी की हरियाणा राज्य में जाना। सर, हरियाणा भी है, हरियाणा में बहुत मेहनत करी, अरविंद केजरीवाल ने रैली भी की। हाँ, हरियाणा में जरूर ऐसा हुआ होगा। इसमें देखिए जनता है, जनता कब आपको ऑप्शन मान ले और कब जनता कहे कि नहीं अभी और मेहनत करो, तो जनता का आदेश सर माथे लेना पड़ेगा जी। देखो, उत्तर प्रदेश में तो आप राह चलते किसी से पूछ लीजिए, वो कहेगा कि आम आदमी पार्टी जैसा विकल्प यहाँ पर जरूर चाहिए, जो बिजली पानी दिल्ली वालों की तरफ से। ठीक है अवधेश जी, वो आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो फ्री पानी की बात है, बिजली की बात है, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर वो अपने मुद्दों को लेकर उतर रहे हैं और विकल्प के रूप में वो लगातार अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये बता रहा हूँ, ये बिजली पानी की बात कर रहे हैं ये जी, ठीक है। बिजली की यदि बात करें, शुरू में तो उन्होंने सब्सिडी दी 200 यूनिट के ऊपर, लेकिन यदि अब आप देखिए लोगों के पास 3-3, 4-4 महीने का एक साथ बिल आ रहा है और उसमें वो सब्सिडी जो है वो खत्म होती नजर आ रही है। आप देखिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे पता है, और मैं आपको बता दूं कि यूपी को दिल्ली जैसा दंगा नहीं चाहिए। यूपी में जो विकास है, जो विकास की जो धारा बह रही है इस समय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, वो पहले कभी नहीं बही। और उत्तर प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि मुझे विकास चाहिए, अब मुझे दंगे नहीं चाहिए। दंगों से परेशान हो चुकी थी उत्तर प्रदेश की जनता। और मैं आपको बता दूं, दंगों का आरोप भी बीजेपी पर ही है। कपिल मिश्रा आप ही की पार्टी के हिस्सा हैं, उन्हीं के ऊपर आरोप है। लेकिन साथ में हम शिक्षा की हम बात करें या स्वास्थ्य सुविधाओं की हम बात करें, उसको लेकर भी आप जवाब दीजिए सर। देखिए, स्वास्थ्य की बात करें यहाँ, तो इन्होंने जो वादा किया था कि हम मोहल्ला क्लिनिक खुलवाने की बात की थी, वो भी अधूरे पड़े हुए हैं, वहाँ इलाज नहीं है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में कोरोना का कितना बुरा हाल है। जब भारतीय जनता पार्टी ने हस्तक्षेप किया, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने, तब जाके कोरोना थोड़ा बहुत कंट्रोल में हुआ। लेकिन जो केजरीवाल साहब हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, मैं उनसे कहना चाहूंगा, पहले दिल्ली संभालें। वो दिल्ली उसे संभाल नहीं रही है, उत्तर प्रदेश का सपना देख रहे हैं। वैभव जी, ठीक है, दिल्ली जवाब ले लेते हैं, अवधेश जी जवाब ले लेते हैं। वैभव जी, 2 करोड़ की जनता है दिल्ली में, वो आपसे संभल नहीं रही, 22 करोड़ की जनता को उत्तर प्रदेश में कैसे संभालेंगे? मुझे बहुत ही ताज्जुब हो रहा है कि जिन दिल्ली के अस्पतालों की, दिल्ली की व्यवस्था की प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी तारीफ करी थी, अमित शाह जी ने भी तारीफ करी थी, उसको भाजपा के प्रवक्ता जो है वो खराब कैसे बता रहे हैं। आज ही आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी कि LNJP दिल्ली सरकार के अधीन जो अस्पताल है, वो देश के सबसे ज्यादा रिकवरी वाले अस्पताल के रूप में गिना गया है। 10,000 से ज्यादा कोविड के मरीज वहां से ठीक होकर जा चुके हैं। तो जो आंकड़े मौजूद है, जिनको झुटलाया नहीं जा सकता, उसको जुटलाने में भी ये लोग मास्टरी हासिल किए हुए, ये जनता जरूर जवाब देगी।
लेकिन वैभव जी एक बात लगातार बीजेपी की तरफ से ये कही जा रही है कि कोरोना को लेकर जब आप कोरोना की स्थिति दिल्ली में ठीक होती है तो अपनी पीठ थपथपाने से बाज नहीं आते, और जब स्थिति खराब होती है तो केंद्र की तरफ ताकते हैं। देखिए, दिल्ली जो है ना, उसमें 34 अस्पताल जो है वो दिल्ली सरकार के हैं जी, लगभग इतने ही अस्पताल जो है वो केंद्र सरकार के हैं, और जनता जो है वो किसी दिल्ली की या केंद्र की नहीं है, जनता पूरे देश की है। तो अगर कोई समस्या आएगी, ऐसी राष्ट्रीय महामारी आएगी, तो जरूर सभी सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। इसमें क्रेडिट या बदनाम करने वाली कोई बात नहीं है कि जी की तरफ देखा या राज्य की तरफ देखा। तो नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ दिल्ली के नहीं है या सिर्फ यूपी के नहीं। तो जरूर उनसे दिल्ली का मुख्यमंत्री ये मदद मांगेगा। अगर दिल्ली में जनता आ रही है तो उसका इलाज हम सभी लोग मिलकर करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वैभव जी एक बात और कही है अवधेश जी ने, उन्होंने कहा कि चुनौती जरूर आपकी पार्टी देगी, लेकिन वो चुनौती देगी कांग्रेस को, और वो भी ये देखने में होगा कि कौन कौन सी पार्टी कितनी ज्यादा सीटों पर अपनी जमानत जब्त कराती है। देखिए, साबित हो चुका है कि कांग्रेस सिर्फ वोट कटुआ पार्टी है। कांग्रेस का कोई आधार उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई मुद्दों पर उनकी धार नहीं है। ठीक, भारतीय जनता पार्टी से लोग त्रस्त हो चुके हैं जी। सपा जो है वो विकल्प के रूप में नहीं सामने आ सकती। बसपा जो है पहले ही घुटने टेक चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठी हुई है बहुजन समाज पार्टी। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी एक बहुत फ्रेश विकल्प है जो सिर्फ मुद्दों की राजनीति करना चाहती है और जाति धर्म की बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। ठीक है, लेकिन वैभव जी एक बात ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह की बातें आप कह रहे हैं कि चेहरा नहीं है कांग्रेस को, आप विकल्प नहीं मान रहे हैं, चेहरा आपका क्या है सर? उत्तर प्रदेश में कौन है चेहरा? उत्तर प्रदेश में चेहरे बहुत हैं आम आदमी पार्टी में। मैं आपको बताऊं, दिल्ली में हमारे आधे से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी हैं जी। और उत्तर प्रदेश खुद ही राजनीतिक रूप से इतनी परिपक्व जमीन है कि यहाँ के लोगों के खून में राजनीति बहती है। बहुत ही राजनीतिक रूप से समझदार प्रदेश है जी। कांग्रेस में चूंकि एक हर बात ज्यादा बहुत हावी रहता है, इस वजह से कांग्रेस में कोई स्थानीय स्तर पर कोई नेता उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाया है। लेकिन आम आदमी पार्टी आप जानते हैं कि यहाँ का जो चेहरा है उससे योगी आदित्यनाथ इतना घबराते हैं कि 15 मुकदमे करके और साजिशें रच रच के उनको गिरफ्तार करवाना, उनको परेशान करना, ये सब ठीक है। आप संजय सिंह की तरफ इशारा कर रहे हैं अवधेश जी, उनके पास चेहरा भी है, और आप यानी कि योगी आदित्यनाथ इतने घबरा जाते हैं कि 15 मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं और गिरफ्तारी नहीं कर पाते हैं। देखिए, जो लोग भड़काने काम करते हैं उनके साथ जो बर्ताव होना चाहिए वो बिल्कुल सही है, उसमें गलत नहीं है। ये भड़काने काम करते हैं, मैं बताऊं आपको, ये वो लोग हैं जो दंगा करते हैं, जो रेप करते हैं, उनको ये इनाम देते हैं। आपने देखा हुआ दिल्ली में क्या हुआ था विधानसभा चुनाव में, और जो दंगे के मेन आरोपी थे उनको बचाने में कौन लगा हुआ था, ये भी पूरे देश की जनता ने देखा, पूरे देश ने देखा। ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश ने देखा। ये दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसमें क्या हुआ था, उसमें आरोप किसने लगाया था और किसको बचाया गया था, किसने बचाया था, इसके बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये सर आपके ऊपर भी है आरोप, आपके ऊपर भी है, आपके ऊपर भी कई तरह की बातें कही गई हैं अवधेश जी, लेकिन आखिरी कमेंट आपका हम लेना चाहेंगे। आखिरी कमेंट ये होगा कि फ्री पानी, फ्री बिजली, इस तरह की मामलों को लेकर अगर वो उतरेंगे मैदान में तो आप कैसे संभालेंगे? आखिरी कमेंट सर। हाँ जी, वही है जी, दिल्ली से निकाली गई थी लॉकडाउन में, रातों रात में उनको जो है आनंद विहार छोड़ा गया था। उसी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी को आनंद विहार तक छोड़ के आएगी। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वैभव जी, मैं भी आपका आखिरी कमेंट लेना चाह रहा था, लेकिन समय की कमी के चलते मैं आखिरी कमेंट नहीं ले पाया। रुकेंगे इस ब्रेक के लिए, और उसके बाद लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। अगर दिल्ली के संगम विहार में मोहल्ला क्लिनिक बन सकता है तो क्या लखनऊ के गोमती नगर में मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाया जा सकता? अगर दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिल सकती है तो यूपी के लोग इतने लंबे लंबे पावर कट क्यों बर्दाश्त करें? अगर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिल सकती है तो यूपी में लोगों को मुफ्त बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए? बस करो माल साहब, तुसी रेडी होके फिर शुरू हो गए। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ, ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ शुरू करो X+ मर्दाना कोर्स। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं
तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। कृषि कानूनों को लेकर राजनीति गरमाई हुई है, तो वहीं किसान ठंड में अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी को लेकर एएनबी न्यूज ने कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा कि देश का किसान इकट्ठे होकर लड़ रहा है, किसान अपनी खेती बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है और सरकार को कानून वापस लेना चाहिए। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा हमारे साथ हैं, बातचीत करते। किसान आंदोलन चल रहा है, किस तरह देखते हैं इस आंदोलन को सर? किस तरह देखते हैं इस आंदोलन को और सरकार की मंशा क्या लगती है कि इस आंदोलन को खत्म करवाने में कितनी कामयाब रहेगी सरकार? सरकार की मंशा तो उसी दिन स्पष्ट हो गई थी जब सरकार ने कोरोना महामारी के चलते, जब देश पूरा कोरोना से जूझ रहा था, देश लॉकडाउन था, जून के महीने में किसान विरोधी अध्यादेश लेकर आए। अध्यादेश लाते उन लोगों के लिए जो कोरोना के खिलाफ लड़ रहे थे, चाहे वो हमारे हेल्थ कर्मचारी थे, चाहे पुलिस कर्मचारी थे, चाहे हमारे स्वास्थ्य आपके सफाई कर्मचारी थे, चाहे बिल अध्यादेश लाते कि जो लोग बेरोजगार हो गए थे लॉकडाउन की वजह से, जो लोगों की दुकानें बंद पड़ी थी, उनकी कोई सहायता का अध्यादेश लाते तो हम स्वागत करते। परंतु मंशा इनकी थी कि जिस किसान की वजह से, जिस किसान ने ठंड और गर्मी की परवाह ना करते, जिसने धूप छांव बरसात की परवाह ना करते हुए खेत में काम करके न केवल इस देश के लोगों का पेट भरने का काम किया, बल्कि इस देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था जो हर सेक्टर में गिर चुकी थी, उसको भी अगर स्टैंड रखा तो खेती ने और किसान ने रखा। और उसी पे नजर पड़ गई कॉर्पोरेट सेक्टर की कि इसको कैसे हथियाया जाए, क्योंकि खाना तो सबने है, अनाज भी खाना है, घी भी, तेल भी, सब चीज चाहिए। आप कपड़े के अच्छा नहीं पहनोगे, कमजोर पैर लोगे, मकान 2 साल नहीं बनाओगे, 10 साल बाद बना लोगे, परंतु खाना तो रोज चाहिए। इस पे उनकी नजर पड़ गई, उनके हित की कानून बना के इनके मंशा स्पष्ट कर दी कि किसानों को कैसे खत्म करना चाहिए। जैसे कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम ये कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, रद्द नहीं करेंगे, इसमें बदलाव कर सकते हैं, वहीं जो किसान है वो आंदोलन को अपने वापस नहीं लेना चाहते, तो किस तरह ये आंदोलन खत्म होगा? तो किस ये, क्योंकि इतनी ठंड में, कोरोना महामारी में इतना बड़ा आंदोलन, तो कहीं ना कहीं कुछ किसी को तो पीछे हटना पड़ेगा। प्रजातंत्र के अंदर जो सरकार है वो लोग बनाते हैं। पहले हुआ करता था कि राजा जो था माँ के पेट से पैदा होता था और राजा की कही हुई हर बात कानून हुआ करती थी, परंतु प्रजातंत्र के अंदर सरकार जो है वो लोगों के लिए, और सरकार से अगर कोई गलत काम हो गया है, गलत कानून बन गए हैं, और अगर कोई भी व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करता है, वो छोटा नहीं होता, वो बड़ा होता है। सरकार को अहंकार छोड़ के उन लोगों की बात माननी चाहिए जो लोग आज इस कड़कती सर्दी में, दिसंबर के महीने, आज खुले आसमान पे सो रहे हैं। आज 12 किसानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है,
तो सरकार को उनकी बात माननी चाहिए। सर, सरकार या कहे या बीजेपी ये आरोप लगाती है कि ये कांग्रेस प्रायोजित है, इसमें असामाजिक तत्व भी हैं, और ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस ने किसानों को बरगलाया है, और ये जो कानून है पहले कांग्रेस इसकी हितैषी रही है। देखिए, किसान की कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, किसान किसान है। और इस आंदोलन ने ये सिद्ध भी कर दिया। इस देश की सरकार में बैठे लोगों ने कभी उन्हें नक्सलवादी बताया, कभी उन्हें खालिस्तानी बताया, कभी उन्हें कहा गया कि विदेशी फंडिंग के जरिए चल रहे हैं, कभी फर्जी एनजीओ जो बनाए हुए लोगों ने उनको साथ ले जाके कहा कि कानून बहुत अच्छे हैं, उनको बांटने का काम किया। परंतु किसान ने एकता दिखाई। किसान है वो चाहे किसी पार्टी से जुड़ा है, आज पूरे देश का किसान इन कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और सरकार को इन कानूनों को निरस्त करना चाहिए। और मुझे हैरानी आती है हरियाणा प्रदेश के कुछ नेताओं पे भी। हरियाणा प्रदेश के कुछ बीजेपी के नेता आज SYL का एक नया राग छोटा ताकि हरियाणा और पंजाब के किसानों को बांटा जा सके। SYL हरियाणा प्रदेश में आए, हरियाणा प्रदेश की जीवन रेखा है। 10 नवंबर 2016 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने पंजाब विधानसभा द्वारा नदी जल समझौता रद्द करने का जो कानून पास किया था उसको निरस्त कर दिया। आज उसको 4 साल से ऊपर हो गए। मुख्यमंत्री भी उस समय खट्टर थे, बीजेपी की सरकार थी, खट्टर साहब ने सर्वदलीय मीटिंग भी बुलाई थी, परंतु आज तक उसका कोई हल नहीं निकला। प्रधानमंत्री मिलने की बात कही थी, आज तक प्रधानमंत्री से मिल भी नहीं पाए। आज जबकि इनके सारी चालों से आंदोलन नहीं टूटा, पंजाब हरियाणा नहीं देश का किसान इकट्ठा होकर जब लड़ाई लड़ रहा है, आज उसको कैसे बांटा जाए, आज SYL की बात भी करने लग गए। सर, कांग्रेस की भूमिका नहीं बताई कि कांग्रेस की भूमिका इस आंदोलन में क्या है, और वहीं जो आरोप लग रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि पहले हितैषी रही है इन कानूनों के कांग्रेस। देखिए, मैं कह रहा हूं कि आरोप तो अपनी कमियों को छुपाने के लिए लग रहे हैं। आज गलती कांग्रेस से भी हो सकती है, अगर इनसे गलती हुई है शायद उनसे भी होती है, परंतु गलती मान लेना एक बहुत बड़ी बात होती है। और जहां तक रही बात आंदोलन के अंदर, कांग्रेस पार्टी हर उस आंदोलन के साथ है जो लोगों के हित की बात करते हैं। जो सरकार लोगों के खिलाफ कानून बनाती है, चाहे वो कर्मचारी के हित की बात हो, चाहे मजदूर की हो, चाहे किसान की हो, हम हर। तो वहीं दिल्ली NCR में पारा लगातार गिरता जा रहा है और किसानों की मांगों पर गतिरोध भी बढ़ता जा रहा है। सरकार किसानों के साथ आमने सामने से बात कर रही है और बैकडोर चैनल से भी बात कर रही है, लेकिन सिंधु बॉर्डर और टीकरी गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसान नए कानूनों को रद्द कराने से पीछे हटते नहीं नजर आ रहे हैं। इधर सिंधु बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों ने कहा कि हमें अभी मीडिया से पता लगा है कि सरकार हमारी तरफ से लिखित जवाब का इंतजार कर रही है। सरकार बाहर से आने वाले लोगों को आने नहीं दे रही है, हमारे लोगों को आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए आने नहीं दे रही है, उन्हें रोका जा रहा है। यह सरकार किसानों की बात नहीं करती, बस घुमाती है और पुलिस फोर्स लगाकर तानाशाही कर रही है। हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। यह सरकार अंबानी और अडानी की सरकार है, हम इनको अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। पहली बात यह है जो आपका सवाल है कि हमने उनकी प्रपोजल जो उन्होंने अमेंडमेंट्स की प्रपोजल दी थी वो इसी पे ही रद्द की थी कि हम अमेंडमेंट नहीं चाहते। सरकार ने हमारे से बातचीत करनी है तो इससे हटकर प्रपोजल को छोड़े, इसको रद्द करने की बात करे। तो हम किसान ये समझते हैं वर्ल्ड में बड़ी बड़ी लड़ाई हो जाती है, जंग हो जाती है, हर बार नेगोशिएशन से मसला हल होता है। नेगोशिएशन से किसान कभी नहीं भागता। उनकी हर बैठक में जाने के लिए कि किसान तैयार है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वहीं शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश में असली टुकड़े टुकड़े गैंग है। साथ ही बादल ने किसान आंदोलन के दौरान देश को तोड़ने का भी आरोप लगाया है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि बीजेपी ने राष्ट्रीय एकता को टुकड़ों में तोड़ दिया है, बेशर्मी से मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को उकसाया है और अब अपने सिख भाइयों के खिलाफ ऐसा कर रही है। बीजेपी देशभक्ति वाले पंजाब को सांप्रदायिक आग में धकेल रही है।
ਆਪਾਂ ਨਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ सूबे ਨੂੰ धर्म ते और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए एनवी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।